बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के खुलासे से मोदी सरकार की बड़ी परेशानी की। देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन को लेकर क्यों मोदी सरकार पर उठे सवाल, कैसे मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सक्रियता ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, जानेंगे क्यों एक्टर कमल हासन पर भड़का हाईकोर्ट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, शुरू करने जा रहा है नई प्रणाली। अब मतदान प्रतिशत का मिलेगा रियल टाइम अपडेट। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई को लिखा पत्र, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग। न्यायाधीश के घर से मिली थी नोटों की बोरी। राज्यपाल आरएन रवि ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को दी मंजूरी। सीएम स्टालिन बोले सुप्रीम कोर्ट से डर गए गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल रोकने को बताया था अवैध। शेयर बाजार में गिरावट, 636 अंकों की गिरावट के साथ 80,737 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 174 अंकों की गिरावट के साथ 24,542 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा। विपक्षी दल लगातार इसे लेकर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी रणनीति पर चर्चा की, जिसके बाद उनकी तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, सवाल कर रहा है कि पहलगाम में हुई चूक से लेकर पाकिस्तान के साथ हुई 4 दिन की जंग में भारत को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है, सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावे लगातार कर रहे हैं उसका जवाब मोदी सरकार क्यों नहीं दे रही है। इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर एक बार फिर संसद के विशेष सत्र की मांग की है। 16 दलों की तरफ से पीएम मोदी को इसके लिए पत्र लिखा गया है। इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर बैठक बुलाई है। बैठक में हुए फैसले को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब पहलगाम में आक्रमण हुआ तो कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो देश के सामने है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए सीज फायर के ऐलान तक, और उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें कितनी सफलता मिल रही है, इसे लेकर ये मांग की गई थी। और इस चिट्ठी में भी यही कहा गया है कि अब जब सरकार दुनिया के अलग अलग देशों की राजधानियों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद के सामने भी अपनी बात रखना जरूरी है। वहीं शिवसेना यूवीटी सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम हो सकता है, तो देश के विपक्ष के कहने पर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता। क्या हमें अब संसद के विशेष सत्र की डिमांड डोनाल्ड ट्रंप से करनी पड़ेगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जल्दी ही संसद सत्र के लिए विपक्षी सांसदों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। वहीं भोपाल पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका के दबाव में भारत ने सेना की कार्रवाई को रोक दिया। इस बीच अब ये खबर भी सामने आ रही है कि 25 और 26 जून को 50 साल पहले लगाई गई इमरजेंसी को कोसने के लिए मोदी सरकार संसद सत्र बुलाने का जो प्लान बना रही थी उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि सत्र बुलाया जाता तो विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा सदन में उठाने का मौका मिल जाता। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार घिर गई है और उसकी परेशानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के बयान भी बढ़ा रहे हैं। जनरल चौहान ने एक बार फिर यह कबूल किया है कि भारत को पाकिस्तान के साथ संघर्ष में नुकसान उठाना पड़ा। इस बार उन्होंने परमाणु धमकियों को लेकर भी रुख साफ किया है, जिसके बाद मोदी सरकार पर सवाल गहराते जा रहे हैं। तो क्या कुछ कहा सीडीएस जनरल चौहान ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान के खुलासे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। विपक्ष जो सवाल लगातार पूछ रहा है उसका जवाब सरकार की जगह सेना की तरफ से मिल रहे हैं। सीडीएस अनिल चौहान ने पहले अपने बयान से साफ कर दिया था कि 6 और 7 मई को पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के समय हमारे विमानों को नुकसान हुआ था, और अब उनका एक और बयान सामने आया है। सीडीएस ने कहा कि युद्ध के मैदान में क्षमता का टेस्ट होता है, हमेशा यहाँ रिस्क होता है, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेते सफल नहीं हो सकते। ऐसे में युद्धों में ये मायने नहीं रखता कि नुकसान क्या हुआ, इसमें अहम ये होता है कि नतीजा क्या आया। हमें नतीजों पर फोकस करना चाहिए। पेशेवर सैन्य बलों पर नुकसान का कोई असर नहीं पड़ता।
सीडीएस के बयान ने एक बार फिर मोदी सरकार को फंसा दिया है। जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत के 5 या 6 विमानों को नुकसान पहुंचा, पायलट तो सभी सुरक्षित लौटे, लेकिन विमान कितने सुरक्षित लौटे, मोदी सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है और सीडीएस भी लगातार बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जनरल अनिल चौहान ने ये साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में कभी भी न्यूक्लियर जंग का खतरा पैदा होता नहीं दिखाई दिया था। सीडीएस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तरफ से 48 घंटे की जंग लड़ने का ऐलान किया गया था, लेकिन हमने उन्हें 8 घंटे में ही घुटनों पर ला दिया और वो सीज फायर की मांग करने लगे। सीडीएस की तरफ से भले युद्ध के परिणाम की बात की गई हो, लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार की गलत रणनीति के चलते देश को बड़ा नुकसान हुआ। सीडीएस ने भी अपने बयान में संकेत दे दिए हैं कि नुकसान बहुत बड़ा था। सीडीएस जनरल चौहान के बयानों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है ही कि इस बीच उसे एक और मुद्दा मिल गया। इस बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कनाडा कर रहा है, लेकिन भारत को अभी तक इसका न्योता नहीं दिया गया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये पहली बार होगा जब भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में मोदी सरकार की विदेश नीतियों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 6 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 जून से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्ट में G7 देशों की बैठक होगी, लेकिन अभी तक भारत को न्योता ही नहीं दिया गया है। G7 के लिए कनाडा के स्पोक पर्सन ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की है कि भारत को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद से मोदी सरकार की बुरी फजीहत हो रही है और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि मोदी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है कि उसके कार्यकाल में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है। अमेरिका सीधे सीधे धमकी देता है, कनाडा अपने यहाँ बुला नहीं रहा है, और तो और पाकिस्तान के साथ संघर्ष में कई देशों ने खुलकर उसका साथ दिया, जबकि भारत के साथ कोई भी देश इस तरह खुलकर नहीं आया। यानी सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई है। और अब इस मामले को लेकर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि 2024 के बाद भी भारतीय प्रधानमंत्री को इन सम्मेलनों में आमंत्रित करने की परंपरा जारी रही, लेकिन इस बार 6 वर्षों में पहली बार विश्व गुरु इस कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे। चाहे इस पर जितनी भी स्पिन दी जाए, सच्चाई ये है कि एक और बड़ी कूटनीतिक चूक है। ठीक उसी तरह जैसे भारत सरकार ने अमेरिका को भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का मौका देकर हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति को पलट दिया और अमेरिकी अधिकारियों को ये छूट दे दी कि वो खुलेआम किसी न्यूट्रल साइट पर बातचीत जारी रखने की अपील करें। इसके अलावा संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये तो आप विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहिए। तो विश्व गुरु है, जगत गुरु है, तो अगर उनको नहीं बुलाया है तो उनके जो भगतगण हैं वो उनको जवाब देंगे। हमको तो बुरा लगा, ये देश का अपमान लगता है मुझे। भारतवर्ष का ये अपमान है कि हमको नहीं बुलाया गया। लेकिन क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भारत की साख नीचे गिरी है? भारत के प्रधानमंत्री को कोई पूछता नहीं है? क्या है कारण, क्या है? हमारे विदेश मंत्री जो है जयशंकर जी ने बताना चाहिए हमको क्यों नहीं बुलाया। हाँ? G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य देश हैं। इस साल समिट में यूरोपियन यूनियन और कई और देशों के शामिल होने की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत नहीं पहुंच रहा है। इससे पहले इसी तरह का विवाद तब खड़ा हुआ था जब ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी को मिलने का न्योता नहीं भेजा था। इस पर भी सरकार घिरी थी और अब एक बार फिर मोदी सरकार में भारत की बेइज्जती पर विपक्ष हमलावर हो गया है। भारत की इस बेइज्जती पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है, तो फटकार कांग्रेस विधायकों को भी मिली है, और वो भी किसी और से नहीं, खुद पार्टी सांसद राहुल गांधी ने उनकी क्लास लगा दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल ने कांग्रेस के संगठन सृजन के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कई बैठकें ली, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल के इस दौरे से बीजेपी की घबराहट बढ़ती दिख रही है। तो क्या कुछ खास रहा राहुल के इस दौरे में? किन मुद्दों पर कांग्रेस सांसद ने दिया जोर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। वो एक के बाद एक कई दौरे कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर बीजेपी शासित प्रदेश शामिल हैं। इसी कड़ी में अब राहुल मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना है। कांग्रेस सांसद ने 5 घंटे के अपने इस दौरे में 5 अहम बैठकें की। राहुल ने पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी से लेकर विधायकों तक की बैठक ली और उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई। राहुल ने कहा
कि मध्य प्रदेश में पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। मुझे 10 ऐसे नेता नजर आते हैं जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व करने की क्षमता और सरकार बनाने का माद्दा रखते हैं, लेकिन पार्टी नेताओं की अनुशासनहीनता मंजूर नहीं है। पहले हो सकता है कि इसे नजरअंदाज किया जाता रहा हो, मगर अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं कुछ गलत दिखा तो हम उसे तुरंत बदल देंगे। अब रेस का घोड़ा रेस में जाएगा और बारात का घोड़ा बारात में जाएगा। राहुल गांधी ने नेताओं को गुटबाजी खत्म करने और एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का कड़ा संदेश दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा, आप सब मिलकर फैसला करें और अगर कोई बदलाव की जरूरत होगी तो हम करेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि बीजेपी की मदद करने वाले नेताओं की पहचान की जाए और संगठन में सही व्यक्ति को सही जगह दी जाए। राहुल के रुख को देखते हुए साफ है कि वो अभी से मिशन 2028 की तैयारियों में जुट गए हैं और उनकी यह सक्रियता बीजेपी को खटकने लगी है। पार्टी को आगामी चुनाव में कड़ी चुनौती का डर सता रहा है, इसीलिए बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल के इस दौरे पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी अभी से एमपी में मिशन 2028 में जुट गए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को कड़ा संदेश दिया है, तो नाराजगी कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी जाहिर की है। एक्टर, डायरेक्टर और नेता कमल हासन के एक बयान को लेकर कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है, जिस पर अब उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट से भी कड़ी फटकार लगी। कोर्ट ने साफ कहा कि आप होंगे कमल हासन, लेकिन आपको किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। तो क्यों भड़का हाईकोर्ट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक्टर, डायरेक्टर और नेता कमल हासन के बयान पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। अब कर्नाटक हाईकोर्ट में एक्टर की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हाईकोर्ट उन पर ही भड़क गया। कोर्ट ने कहा कि आपने किस आधार पर बयान दिया है, आप किस आधार पर कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को कमतर आंक रहे हैं? क्या आप इतिहासकार या भाषाविद हैं? आपने किस आधार पर बात की? आप कमल हासन हो या कोई और, आप जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार इस हद तक नहीं दिया जा सकता कि इससे जनता की भावनाएं आहत हो। दरअसल ये विवाद कमल हासन के उस बयान पर छिड़ा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से पैदा हुई थी। इस पर कन्नड़ भाषियों ने कड़ी आपत्ति जताई। कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी KFCC ने उनकी माफी की मांग की और एक्टर की आगामी फिल्म ठग लाइफ के बहिष्कार की घोषणा कर दी, जिसके खिलाफ एक्टर कोर्ट पहुंच गए, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के लिए जल, भूमि और भाषा मायने रखते हैं। भाषाई आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। एक सार्वजनिक व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने माफी मांगना न मांगना कमल हासन पर छोड़ दिया, लेकिन कमल हासन अभी भी अपने रुख पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि ना हम माफी मांगेंगे और ना ही कर्नाटक में अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कोर्ट उन पर आगे क्या एक्शन लेगा। कमल हासन को हाईकोर्ट से फटकार लगी तो झटका शर्मिष्ठा पनोली को भी मिला है। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड सितारों की चुप्पी को लेकर आपत्तिजनक वीडियो को लेकर चर्चा में आई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की जमानत याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने पनोली को ही फटकार लगा दी। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने और कैसे बढ़ी शर्मिष्ठा की मुश्किलें, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। पनोली की तरफ से पेश हुए वकील ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की। इस दौरान कोर्ट ने पनोली को जमकर फटकार लगाई और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पनोली की अंतरिम जमानत की दलील को स्वीकार नहीं किया जाता है और बाद में ये जमानत के लिए मामला सुना जाता है तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करो। हमारा देश विविधताओं से भरा है। बता दें कि पनोली की तरफ से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट DP सिंह पेश हुए, तो वहीं राज्य का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने दलीलें दी। कोर्ट में पनोली को मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र किया गया। कोर्ट में राज्य का बयान रिकॉर्ड किया गया कि पनोली को वो भी सुविधाएं दी जा रही हैं जो अन्य कैदियों को मिलती हैं। इस पर एडवोकेट सिंह बोले, क्या ये मानवाधिकार है? मैं हैरान हूँ। कोर्ट ने सिंह से कहा, अपनी एनर्जी दूसरे केस के लिए बचा कर रखें। कोर्ट ने कहा कि एक आतंकवादी को भी इसका अधिकार होता है। सिंह ने कहा कि शिकायत में कोई भी अपराध का जिक्र नहीं किया गया है, FIR में कुछ नहीं है। साथ ही सिंह ने FIR रद्द किए जाने, गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने और जमानत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने शर्मिष्ठा को राहत देने से इनकार कर दिया और बड़ा झटका देते हुए अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी करने के चलते पनौली को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। शर्मिष्ठा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो मुश्किलें अडानी ग्रुप की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ अमेरिका में एक मामले में जांच शुरू हो गई है। पहले से ही अमेरिकी कोर्ट में अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज है। उन पर रिश्वत के आरोप लगे हैं। ऐसे में अब एक और मामले में न्यायिक जांच की खबर वाकई में चौंकाने वाली है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में बड़ा एक्शन हो सकता है। खबर आ रही है कि अडानी की एक ट्रेड डील के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से जांच की जा रही है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग अडानी ग्रुप और ईरान के बीच एलपीजी ट्रेड डील की जांच कर रही है। अडानी ग्रुप पर आरोप है कि अडानी ग्रुप अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से पेट्रोकेमिकल्स का इंपोर्ट कर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात के मुद्रा पोर्ट और पर्शियन गल्फ दोनों के बीच यात्रा करने वाले टैंकरों में प्रतिबंधों से बचने वाले जहाजों के जैसे ही लक्षण दिखाई दिए हैं। ऐसे में अमेरिकी न्याय विभाग अडानी एंटरप्राइजेस को माल भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई एलपीजी टैंकरों की गतिविधियों की समीक्षा कर रहा है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इस रिपोर्ट को और इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। अडानी ग्रुप ने बयान जारी कर कहा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की कहानी पूरी तरह से गलत धारणाओं और अटकलों पर आधारित महसूस होती है। ऐसी किसी भी रिपोर्ट का दृढ़ता से खंडन किया जाता है कि अडानी समूह की संस्थाएं जानबूझकर ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रही हैं। इसके विपरीत कोई भी दावा न सिर्फ बदनामीपूर्ण होगा, बल्कि अडानी समूह की प्रतिष्ठा और हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया काम भी माना जाएगा। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन दावों को खारिज कर दिया, लेकिन अडानी ग्रुप की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे वक्त से काफी तनावपूर्ण हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति पहले कार्यकाल में ये दूरियां और बढ़ गईं। ट्रंप ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अमेरिकी उद्योगपति एलोन मस्क ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। उसने पहले तो अपने साथी डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ा और उसके बाद में अपने पिता को तारीखों के अंदर लगा दिया। तारीखें यानी कि मोदी जी बहुत महान हैं, भारत की जीडीपी बहुत शानदार है और यहाँ के लोग बहुत शानदार हैं। यानी कि गाड़ी को आने की हरी झंडी तो एलोन मस्क की वो मिलेगी मोदी जी के हाथों से ही, और यहाँ लोग खरीदेंगे। कौन खरीदेंगे? भारत के लोग ही तो खरीदेंगे। उनकी तारीफ भी उन्होंने कर दी है। अब देखिए, इससे जाहिर होता है कि नेता और उद्योगपति किसी के नहीं होते हैं, कभी ट्रंप तो कभी मोदी यार।